नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर का। तो दो तरह के फेजर डायग्राम की बात करेंगे। एक केस में हम बात करेंगे कि एक्साइटेशन वेरिएबल होगा और लोड कांस्टेंट होगा मशीन का। और दूसरे तरह के डायग्राम की बात करेंगे, इसमें सिंक्रोनस मशीन का एक्साइटेशन कांस्टेंट होगा एंड लोड वेरिएबल होगा। तो दोनों तरह के फेजर डायग्राम की बात करेंगे और उससे फेजर डायग्राम से ही निकल के आएगा इसका एप्लीकेशन सिंक्रोनस मोटर का, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक फेज का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे। इसके एक फेज का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे। ये फील्ड का सर्किट है, दिस इज रियोस्टेट। ये फील्ड है। हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस मशीन में दो तरह की सप्लाई होती है, एक डीसी सप्लाई और एक एसी सप्लाई। तो ये इसका एक्साइटेशन का सर्किट है, फील्ड करंट आईएफ। ये है फील्ड, दिस इज फील्ड। इसके आर्मेचर में ईएफ डेवलप हुआ, दिस इज एक्सेस एंड दिस इज आरए। और हम बाहर से एसी वोल्टेज दे रहे हैं वीटी। सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट, ये आर्मेचर का सर्किट है। ये करंट है लोड करंट, आइए मान के चलते हैं। अब हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कांस्टेंट लोड वेरिएबल एक्साइटेशन के लिए। और ये हम ड्रॉ करेंगे तीन तरह के लोड के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए, यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए एंड लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए। तो हमारा लोड कांस्टेंट है और एक्साइटेशन वेरिएबल है। और फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि वीटी हमारा रेफरेंस है, वीटी भी कांस्टेंट है। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए पहले ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज आवर वीटी, वीटी 0। क्लियर? आईए लैगिंग है, दिस इज आवर आईए। वीटी आईए के बीच एंगल है फाई। अब हम बात करें आईए एक्सेस ड्रॉप का। इक्वेशन में क्या होगा? वीटी इज इक्वल टू ई एफ प्लस आईए आर ए प्लस आईए एक्सेस जे। एक्सेस का एंगल है 90 डिग्री।
तो इसमें जो एक्सेस होगा वो अलोंग दिस डायरेक्शन के होगा, इससे 90 डिग्री। एक्सेस हम मान के चलते हैं कि आई ए एक्सेस, ये हमारा आई ए एक्सेस है, दिस पोर्शन, ये है आई ए एक्सेस। और आई ए आर ए भी जोड़ना पड़ेगा हमें, और वो होगा 90 डिग्री पे। और ये वाला पोर्शन है आई ए आर ए, दिस इज आई ए आर ए। आई ए के पैरेलल है आई ए आर ए, और ये हमारा पार्ट हो जाएगा ई एफ, दिस पार्ट इज ई एफ। ई एफ और वीटी के बीच के एंगल को डेल्टा बोलेंगे, और ई एफ और आई ए के एंगल के बीच के एंगल को बोलेंगे साई। तो यहां पे फाई बराबर है डेल्टा प्लस साई, और ई एफ हमारा ये निकल के आ गया। ये किसके लिए है? लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए है। और इसमें हमने क्या माना है? इसमें हमने एक्साइटेशन को वेरिएबल माना है और लोड करंट को कांस्टेंट माना है। अब हम दूसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दूसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसके लिए? यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। वीटी कांस्टेंट एज्यूम करा है हमने, जो सप्लाई दे रहे हैं मोटर को, दैट इज कांस्टेंट। अगेन दिस इज वीटी 0, और जो हमारा आईए होएगा वो लोड कांस्टेंट है, तो आईए भी मतलब कि आईए कॉस फाई हर केस में बराबर होगा, क्योंकि लोड कांस्टेंट है। तो दिस इज आवर आईए। अब आईए के परपेंडिकुलर होगा आईए एक्सेस, कुछ इतना ही लंबाई होगा आईए एक्सेस का। आईए एक्सेस फेजर है ये, आईए एक्सेस फेजर। अब आईए एक्सेस फेजर में आईए आर ए जुड़ेगा, ये है आईए आर ए। ई एफ आई आर ए और आई एक्सेस को जोड़ेंगे तो वीटी 0 हमें मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ई एफ, और ये एंगल हो गया फाई हो गया 0, क्योंकि ये लोड कैसा है? यूनिटी पावर फैक्टर लोड है। क्लियर? और वीटी और ईएफ के बीच एंगल है डेल्टा। ये रोटर एंगल भी है, इसी को रोटर एंगल बोलते हैं। सिंक्रोनस मशीन का कैरेक्टरिस्टिक बहुत कुछ डिपेंड करता है रोटर एंगल पे। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें पावर एंगल, रोटर एंगल और लोड एंगल इसको बोला है, और टॉर्क इक्वेशन हो या पावर इक्वेशन हो, दोनों में ये अपीयर होता है। तो इस तरह से हमने यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए ड्रॉ करा। अब यहां पे जो साई होगा और डेल्टा होगा वो बराबर होगा। साई किसके किसके बीच का एंगल है? साई है ईएफ और आईए के बीच का एंगल। अब हम बात करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए। लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए ड्रॉ करते हैं। एज्यूमिंग एक्साइटेशन वेरिएबल, लोड कांस्टेंट। तो लोड को कांस्टेंट एज्यूम करना है। ये हमने एज्यूम करा आईए। अब आईए के, ये हमारा वीटी है, वीटी 0 रेफरेंस। अब आईए एक्सेस होगा, आईए के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक्सेस का एंगल होता है 90 डिग्री। जे एक्सेस लिखते हैं हम लोग, दिस इज जे, दिस इज जे, आईए फेजर है। तो इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री
कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इतना ही फेजर होगा। लेंथ आई ए एक्सेस का, ये है आई ए एक्सेस, इसको हमने जे लिखा, जे है एक्सेस का एंगल। अब जो आई ए आर ए वाला पार्ट होगा वो इसके पैरेलल होगा और ये लेंथ छोटा होगा, ये वाला पार्ट है आई ए आर ए। अब जो ई एफ हमें मिलेगा वो ई एफ कुछ ऐसा मिलेगा, ये है ई एफ। ये एंगल है फाई, वीटी और आई ए के बीच का एंगल। वीटी और ई एफ के बीच का एंगल को डेल्टा बोलते हैं और ये वाला एंगल साई होता है, तो यहां पे साई बराबर हो गया डेल्टा प्लस फाई। क्लियर? ये किसके लिए है? ये है लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए। ये तीनों फेजर डायग्राम किसके लिए है? फिर से हम रिपीट करते हैं। ये फेजर डायग्राम है, एक्साइटेशन वेरिएबल है, लोड कांस्टेंट है, क्योंकि लोड हम तीनों केसेस में देख रहे हैं क्या, आई ए कॉस फाई को हम देख रहे हैं कांस्टेंट, लोड हमारा कांस्टेंट है। अब हम बात करें कि लैगिंग पावर फैक्टर लोड के केस में एक्साइटेशन का जो वैल्यू है, एक्साइटेशन ईएमएफ है, वो सबसे कम है। मतलब कि ये वाला जो केस है वो अंडर एक्साइटेड केस है, अंडर एक्साइटेड। लैगिंग पावर फैक्टर केस में जो सिंक्रोनस मोटर होगा वो अंडर एक्साइटेड होगा। और जब अंडर एक्साइटेड होगा सिंक्रोनस मोटर, तो जो करंट ड्रॉ करेगा सिंक्रोनस मोटर वो लैगिंग पावर फैक्टर के नेचर का होगा। जब यूनिटी पावर फैक्टर लोड होगा तो सिंक्रोनस मोटर कैसा होगा? नॉर्मली एक्साइटेड होगा, नॉर्मली एक्साइटेड होगा। क्लियर? जब लीडिंग पावर फैक्टर लोड होगा तो सिंक्रोनस मोटर कैसा होगा? ओवर एक्साइटेड होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें एक्साइटेशन ईएफ का वैल्यू सबसे ज्यादा है। या फिर हम ये बात करें कि ओवर एक्साइटेड है सिंक्रोनस मोटर, ओवर एक्साइटेड है सिंक्रोनस मोटर, इसका मतलब है कि इट विल ड्रॉ लोड करंट लीडिंग लोड करंट फ्रॉम सप्लाई। तो यहां इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इसको हम इसके एप्लीकेशन में देखेंगे। इससे पहले हम एक और फेजर डायग्राम की बात कर लें जिसमें लोड वेरी होगा और एक्साइटेशन कांस्टेंट होगा, उसकी बात कर लेते हैं। अब हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं जिसमें लोड वेरिएबल है और एक्साइटेशन कांस्टेंट है। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि वीटी कांस्टेंट मिल रहा है मोटर को और वीटी रेफरेंस है, और लोड, दो लोड के लिए हम ड्रॉ करते हैं। पहला लोड ज्यादा है और दूसरा लोड कम भी है और ज्यादा लैगिंग है। ये ज्यादा लोड है, कम लीडिंग है, कम लैगिंग है। इसको मान के चलते हैं IA1 और ये है IA2। लोड लार्जर बट लेस लैगिंग, मोर लैगिंग लेस करंट। पहले के लिए ड्रॉ करें तो IA एक्सेस किस डायरेक्शन में होगा? इसके 90 डिग्री पे होगा। यहां से करीब 90 डिग्री होगा, तो इसका IA एक्सेस छोटा होगा। ये हम मान के चलते हैं IA एक्सेस, IA फेजर J प्लस इसके पैरेलल में, इस IA के पैरेलल में
इस IA के पैरेलल में IA होगा, जो कि वो भी छोटा होगा। IA यहां पे IA1 है, IA1 RA, दिस इज EF1। अब हम बात करते हैं IA2 से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं, अंडरस्टूड है, नहीं तो डायग्राम अपना क्लटर्ड हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, इसका आई एक्सेस बड़ा होगा ऑब्वियसली, इसका IA भी बड़ा होगा, IA एक्सेस भी बड़ा होगा और IA भी बड़ा होगा और इसके पैरेलल में होगा IA। दिस इज IA2 एक्सेस J, ये IA1 एक्सेस है J, ये है IA1 RA और ये वाला फेजर है IA2 RA और ये फेजर है EF2। तो यहां हम देखते हैं कि एक्साइटेशन कांस्टेंट है, EF1 और EF2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये किस कंडीशन में है? जब इफ applied voltage, frequency and excitation is kept constant and load is varying and load is changing, then EF follows a circular curve। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि EF1 का जो डेल्टा है वो छोटा है और EF2 का डेल्टा बड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिधर लोड ज्यादा है उधर डेल्टा रोटर एंगल डेल्टा इज लार्जर फॉर लार्जर लोड्स। डेल्टा कहां तक जा सकता है मैक्सिमम? 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद सिंक्रोनस मोटर अनस्टेबल हो जाएगा, ये मैक्सिमम है। डेल्टा यहां रोटर एंगल मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? 90 डिग्री तक हो सकता है। तो यहां हमने देखा फेजर डायग्राम। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं सिंक्रोनस मोटर की। ध्यान ये रखना है कि रोटर एंगल EF और VT के बीच का एंगल होता है, या फिर रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर का है उसके बीच होता है। ये 90 डिग्री से अधिक हो गया तो मोटर रुक जाएगा, मोटर अनस्टेबल हो जाएगा, सिंक्रोनिज्म से पुल आउट हो जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर की। सबसे पहला हम एप्लीकेशन की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर कैसा है? कांस्टेंट स्पीड मोटर है। सिंक्रोनस मोटर इज अ
कांस्टेंट स्पीड मोटर। इट इज ऑल्सो, ये वेरिएबल स्पीड के लिए तो ये डिजाइन होता ही नहीं है। ये तब होगा जब इन्वर्टर, रेक्टिफायर इन्वर्टर अरेंजमेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से। लेकिन कांस्टेंट स्पीड मोटर तो है ही, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट लोड मोटर। लोड इसमें बहुत ज्यादा वेरी हम नहीं करते हैं। तो वहां जहां जहां इस तरह का लोड रिक्वायरमेंट है वहां इसका एप्लीकेशन होगा। जैसे टेक्सटाइल मिल में, हालांकि इसमें लोड वेरिएशन का रेंज है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं हो सकता, लेकिन वेरी फिर भी हो सकता है। लोड वेरी होगा तो रोटर एंगल चेंज होएगा। टेक्सटाइल मिल में इसका एप्लीकेशन है, पेपर मिल में, रबर मिल में। दूसरा, हम यदि बात करें तो हमने इससे पहले वाले फेजर डायग्राम में देखा था कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? सिंक्रोनस कंडेंसर होता है। सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, सिंक्रोनस कैपेसिटर होता है। इट ड्रॉज व्हेन सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड लीडिंग load current from supply. Therefore, it is used as a power factor correction device अब तीसरा हम इसकी बात करते हैं, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस कंडेंसर सप्लाईज लीडिंग, सप्लाईज की जगह पे हम लिखते हैं इंजेक्ट्स, लीडिंग KVAR टू ट्रांसमिशन लाइन। Therefore, it is used for improving voltage profile of transmission line। एक और हम बात कर लें, एप्लीकेशन सिंक्रोनस मोटर का बहुत लिमिटेड है। इंडक्शन मोटर विथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल हर जगह यूज होता है। सिंक्रोनस मोटर का यूज न के बराबर है। इंडक्शन मोटर 90% यूज होता है। इंडक्शन मोटर इज यूनिवर्सल मोटर। लेकिन इफिशियंसी की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर इज अ हाई इफिशियंसी मोटर। It is used in reciprocating compressor ETC जहां पे इफिशियंसी का जरूरत है। तो इस तरह इसका एप्लीकेशन है। आगे हम इसमें बात करेंगे वी कर्व की, इन्वर्टेड वी कर्व की, और उससे भी रिलेटेड और टॉपिक है, न्यूमेरिकल की बात करेंगे। धन्यवाद।